अखबार पढ़ते पढ़ते राजनाथ की नज़र उस विज्ञापन पर पड़ी जिसमें दिया था चेहरा पहचानो इनाम पाओ। उसमें एक फिल्मी कलाकार का बिगड़ा हुआ चेहरा दिया था। इसके नीचे लिखा था कि चेहरा पहचान कर फोन करो और लाखों इनाम पाओ। राजनाथ ने विज्ञापन में दिए चेहरे को पहचान लिया तो लाखों का इनाम पाने की लालच में मोबाइल फोन उठाकर विज्ञापन में दिए गए नंबर पर फोन मिला दिया। घंटी बजी और दूसरी ओर से फोन रिसीव कर लिया गया। फोन रिसीव करने वाले ने कहा कि ये कैसे फोन किया? जी, आपने अखबार में विज्ञापन दिया है। अच्छा, आप चेहरा पहचानो इनाम पाओ वाले विज्ञापन की बात कर रहे हैं? दूसरी ओर से कहा गया। जी, राजनाथ के इतना कहते ही दूसरी ओर से पूछा गया, तो क्या आपने चेहरा पहचान लिया है? जी, पहचान लिया है, राजनाथ ने कहा। तो बताइए किसका चेहरा है? दूसरी ओर से पूछा गया। राजनाथ ने जैसे ही पहचाना हुआ चेहरा बताया। फोन रिसीव करने वाले ने कहा, भाई साहब, आप पूरे 10 लाख रुपए जीत गए हैं। आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं असम से बोल रहा हूँ। अब तो आपको पता चल ही गया है कि आप इनाम के 10 लाख रुपए जीत गए हैं। आप खुश हैं ना इनाम जीत कर? फोन रिसीव करने वाले ने पूछा। 10 लाख रुपए कम नहीं होते। इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद खुशी तो होगी ही। अच्छा, आप यह बताइए कि आप हमें इनाम की यह रकम देंगे कैसे? राजनाथ ने पूछा। इनाम की रकम का हम आपको चेक भेजेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना होगा। क्या? राजनाथ ने पूछा। इनकम की रकम पर जो इनकम टैक्स लगेगा वह आपको पहले जमा कराना होगा। कैसे और कितना? राजनाथ ने पूछा। आपने जो रकम इनाम में जीती है, आपको उसका 10% हमारे बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। आपने 10 लाख रुपए जीते हैं, इसका 10% का मतलब 10,000 रुपये आपको हमारे खाते में जमा कराने होंगे। ऐसा कीजिए, आप अपना पूरा पता हमें मैसेज कर दीजिए। मैं अपना खाता नंबर आपको मैसेज कर देता हूँ। आप जितनी जल्दी इनकम टैक्स की रकम जमा करा देंगे, उतनी जल्दी ही हम आपको इनाम की रकम का चेक भेज देंगे। फ़ोन रिसीव करने वाले ने कहा, ठीक है, आप खाता नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं इनकम टैक्स की रकम जमा करता हूँ, राजनाथ ने कहा। इसके बाद फ़ोन कट गया। 10 लाख का मामला था, इसलिए राजनाथ असम में जहाँ रहता था वहाँ की स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के माध्यम से फ़ोन पर बताए गए खाता नंबर में 10,000 रुपये तुरंत जमा करा दिए। जिस खाता नंबर में उन्होंने रुपया जमा कराए थे वह नोएडा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का खाता नंबर था। इनकम टैक्स की रकम जमा कराकर राजनाथ इनाम की राशि के चेक का इंतजार करने लगा। जब कई दिनों तक उनकी इनामी राशि का चेक उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन अब उनका फ़ोन यह बताने लगा कि वह फ़ोन नंबर बंद हो चुका है। उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि पहले इसी नंबर पर उनकी बात हुई थी और इसी नंबर से मैसेज भी आया था। अब वह नंबर बंद कैसे हो गया? पहले तो उन्हें लगा कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। वह लगातार उस नंबर पर फ़ोन करते रहे, लेकिन जब उस नंबर के लगातार बंद होने की सूचना आती रही तो वह थोड़ा परेशान हुए कि कहीं वह 10 लाख रुपए के लालच में 10,000 रुपये जमा करा कर बेवकूफ़ तो नहीं बन गए। जब काफ़ी कोशिश के बाद भी फ़ोन नहीं मिला तो राजनाथ को अपने ठग जाने का एहसास हुआ। जब राजनाथ को पूरा विश्वास हो गया कि वह ठगी का शिकार हो गए हैं तो वह काफ़ी विचलित हो उठे। उनके विचलित होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वह पढ़े लिखे थे, इसके बावजूद भी वह रुपए के लालच में मूर्ख बन गए थे। यह बात उन्हें कचोट रही थी। उन्हें मूर्ख बनाने वालों पर तो गुस्सा आ ही रहा था, उसे कई ज़्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा था। हफ्ता 10 दिनों तक उन्हें मूर्ख बनने वो ठग जाने का काफ़ी मलाल रहा, लेकिन धीरे धीरे उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह इस बात पर विचार करने लगे कि ठगने वालों को सबक कैसे सिखाया जाए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जिस तरह लालच में आकर वह मूर्ख बने हैं, उसी तरह वह ठग ना जाने कितने लोगों को मूर्ख बना रहा होगा। लेकिन ठग तक पहुंचने उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वह असम में रहते थे
जिस फोन नंबर पर उनकी बात हुई थी वह बंद हो चुका था। उनके पास ठगों का वह खाता नंबर जरूर था जिसमें उन्होंने 10,000 रुपये जमा कराए थे। रुपया जमा कराते समय उन्हें इतनी जानकारी जरूर मिल गई थी, वह जिस खाता नंबर में पैसा जमा करा रहे हैं वह नोएडा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का है। राजनाथ अपनी गलती से ठगे गए थे, इसलिए पुलिस के पास जाने में शर्मा रहे थे। उन्हें लगता था कि पूरी बात जानने के बाद पुलिस उन्हें ही जलील करेगी कि पढ़े लिखे होकर भी इस तरह मूर्ख बन गए। इसके बावजूद वह उस ठग को पकड़वाना चाहते थे जिसने उनकी तरह अन्य लोग मूर्ख ना बने। उन्होंने काफी सोच विचारा तो उन्हें लगा कि शायद बैंक मैनेजर से मिलकर को सही राह मिल जाए। इसके बाद राजनाथ भारतीय स्टेट बैंक की उस ब्रांच के मैनेजर से मिले जहां उन्होंने पैसे जमा कराए थे। उन्होंने पूरी बात बैंक मैनेजर को बताई तो वह भी हैरान रह गया। उसके पास नोएडा की उस ब्रांच का फोन नंबर था जिस ब्रांच में उस ठग का खाता था। उसने तुरंत नोएडा स्थित उस भारतीय स्टेट बैंक को फोन करके मैनेजर से बात की। ठग का नोएडा स्थित जिस भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में खाता था वह नोएडा के सेक्टर 44 में थी। वहां के मैनेजर थे अमर श्रीवास्तव। ब्रांच मैनेजर अमर श्रीवास्तव ने पूरी बात सुनकर आश्वासन दिया कि वह उस खाते को अभी चेक कराते हैं और अगर खातादार कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पकड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने उस खाते को चेक कराया तो पता चला कि 6 महीने पहले ही वह खाता खुला था। उसमें जब भी रुपए जमा हुए थे 5,000, 10,000 या 12,500 रुपये ही जमा कराए गए थे और ये रुपए बाहर से ही उसके खाते में जमा कराए गए थे। रुपए जमा होने के थोड़ी देर बाद ही सारी की सारी रकम एटीएम से निकाल ली गई थी। खाते की स्थिति से ही पता चल गया कि इस खाते में निश्चित रुपए से कोई खेल चल रहा है। उन्होंने खाता धारक की डिटेल्स निकलवाई। डिटेल्स में दिए फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया तो वह बंद था। फ़ोन बंद होने से वह समझ गए कि इसमें आईडी भी फर्जी लगी होगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत उसका एटीएम बंद करा दिया जिससे वह एटीएम से पैसे ना निकाल सके। इसके बाद ब्रांच मैनेजर ने बैंक के सभी कर्मचारियों को उस खाता धारक का फोटो दिखाकर उसके बारे में बता दिया कि यह आदमी जब भी बैंक में आए इसे पकड़कर पुलिस के हवाले करना है। बैंक कर्मचारियों को उस आदमी का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 28 अक्टूबर 2014 को बैंक कर्मचारी अपने काम में लगे थे। उसी बीच एक आदमी अपने एक साथी के साथ बैंक मैनेजर के सामने आ खड़ा हुआ। मैनेजर ने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा तो दोनों में से एक ने कहा, सर मेरे एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो वह आपसे मिलने को कहा गया। उस आदमी का इतना कहना था कि ब्रांच मैनेजर अमर श्रीवास्तव तुरंत पहचान गए कि यह वही आदमी है जिसकी उन्हें तलाश है। उन्होंने उसे और उसके साथी को बैठाकर बैंक के अन्य कर्मचारी को बुला लिया। जब दोनों पूरी तरह से घिर गए तो बैंक मैनेजर ने पुलिस चौकी सेक्टर 44 को फ़ोन किया। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर हरि ओम सिंह, हेड कांस्टेबल हरबीन सिंह और कांस्टेबल सुरेश चंद्र शर्मा के साथ बैंक पहुंच गए। बैंक मैनेजर अमर श्रीवास्तव ने उन दोनों युवकों को सब इंस्पेक्टर हरि ओम सिंह के हवाले करते हुए उनके बारे में अब तक प्राप्त जानकारी दे दी। मैनेजर के बताए अनुसार वे ठगी करते थे, इसलिए पुलिस उन्हें लेकर चौकी आ गई। चौकी में की गई पूछताछ के अनुसार उनमें से एक का नाम शमुल्ला असारी और दूसरे का नाम रंजन था। इस पूछताछ में उन्होंने जो खुलासा किया वह काफ़ी हैरान करने वाला था। पता चला कि अब तक के वे राजनाथ की तरह सैकड़ों लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुके थे। रंजन और शुमला का गुरु था धर्मेंद्र, जो दोनों के पकड़े जाते ही फरार हो चुका था। बिहार के जिले नवादा के थाने ब्रासलिंगंज के गांव चकवाड़ा का रहने वाला धर्मेंद्र रोजी रोटी की तलाश में नोएडा आया तो यहाँ वह सेक्टर 45 स्थित गांव सदरपुर की
खजूरपुर कॉलोनी की गली नंबर 10 में रहते हुए छोटा मोटा काम करने लगा। इसके कुछ दिनों बाद ही उसके गांव का रंजन भी उसके पास आकर रहने लगा। रंजन भी उसी की तरह छोटा मोटा काम करने लगा। दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके सपने बड़े ऊंचे थे। हर आदमी की जिंदगी में सपने बहुत अहमियत रखते हैं। सपने ही जिंदगी को मकसद देने के साथ साथ उम्मीदें जगाते हैं, और उम्मीदें ही कोशिश करने को मजबूर करती है। इसके बाद कोशिश से ही मंजिल मिलती है। लेकिन कभी कभी सपनों की मंजिल पाने के लिए लोग गलत राह पकड़ लेते हैं, जिसका अंजाम बहुत भयानक और शर्मसार करने वाला होता है। ऐसे ही धर्मेंद्र, रंजन और समूल्ला के साथ हुआ। तीनों ही गरीबी और मुफलसी में पले बड़े थे। घर में खाना के लाले थे तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होती। धर्मेंद्र हाई स्कूल पास था, जबकि रंजन 7वीं और समूल्ला तो मात्र 4वीं तक ही पढ़ा था। जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह में धर्मेंद्र और रंजन नोएडा आए थे। यही उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के रहने वाले समूल्ला से हुई। समूल्ला घूम घूम कर कबाड़ खरीदता था और किसी बड़े कबाड़ी को बेच देता था। समूल्ला से मुलाकात होने के बाद धर्मेंद्र और रंजन भी उसी की मदद से कबाड़ी का काम करने लगे थे। इस काम में मुश्किल से पेट भरता था। वे जो सपना लेकर इतनी दूर आए थे, वह पूरा होता दिखाई नहीं देता था। ऊंची ऊंची इमारतें और आलीशान शहरी जिंदगी उन्हें कचोटी रहती थी। तीनों को पढ़ना आता था, इसलिए अखबार जरूर पढ़ते थे। किसी अखबार में धर्मेंद्र ने एक विज्ञापन देखा, जिसमें एक फिल्मी कलाकार का चेहरा बिगाड़कर छपा हुआ था। उसके नीचे लिखा था कि जो चेहरा पहचान कर बताएगा, उसे लाखों रुपए इनाम दिया जाएगा। धर्मेंद्र थोड़ी देर उस विज्ञापन को देखता रहा। उसके बाद कुछ सोचते हुए उसने अपने रंजन और समूल्ला से कहा, यारों, पैसे कमाने का आइडिया मिल गया। अब हम जल्दी ही लखपति बन जाएंगे। वह कैसे? समूल्ला ने पूछा। सब कुछ ऐसे ही नहीं बता दिया जाता। अभी तो तुम लोगों को वही करना होगा जैसे मैं कहूँगा। धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि हम पैसे कैसे कमा रहे हैं। धर्मेंद्र ने कहा। तो समूल्ला ने कहा, ठीक है, आइडिया मत बताओ, लेकिन यह तो बताओ कि हमें करना क्या होगा। पहले तो किसी भी तरह हमें किसी बैंक में खाता खुलवाना होगा। खाता खुल जाए तो उसके बाद बताऊंगा कि आगे क्या करना है, धर्मेंद्र ने कहा। लेकिन खाता खुलवाना आसान है क्या? समूल्ला ने कहा। आसान तो कोई काम नहीं है, लेकिन कोशिश की जाए तो कोई काम मुश्किल भी नहीं है, धर्मेंद्र ने कहा। धर्मेंद्र के मन में पैसे कमाने का जो आइडिया आया था, उसमें वह अपने पते पर खाता नहीं खुलवा सकता था। इसलिए उसने फर्जी पति के कागज तैयार कराए और खाता खुलवाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन यह इतना आसान काम नहीं था। इसके बावजूद धर्मेंद्र कोशिश करता रहा। अंत में वह नोएडा के सेक्टर 44 स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में खाता खुलवाने में कामयाब हो गया। खाता खुल गया तो उसने लाखों की इनाम की राशि के साथ किसी फिल्मी हस्ती के बिगड़े चेहरे के साथ चेहरा पहचानो लाखों इनाम पाओ का विज्ञापन छपवा दिया। जवाब देने के लिए उसने फ़ोन नंबर छपवाए थे। इन नंबरों के सिम भी उसने फर्जी आईडी से लिए थे। विज्ञापन छपने के बाद फ़ोन आने लगे तो वह फ़ोन पर ही इनाम की घोषणा करके इनकम टैक्स के नाम पर 10% अपने खाते में जमा कराने लगे। फ़ोन करवाने वाले जैसे ही पैसे जमा कराते, वह एटीएम से पैसे निकलवा लेता और आपस में पैसे बांट लेता। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा धर्मेंद्र लेता था। इसके बाद वह पुराने नोट नंबर बंद करके फर्जी आईडी पर नए नंबर ले लेता। इस तरह उसका धंधा चल निकला तो उसने फर्जी आईडी से ही लोगों को इसी तरह ठगने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर 44 स्थित भारतीय स्टेट बैंक से जून 2014 से अब तक ये 540 बार और पंजाब नेशनल बैंक से 55 बार रुपए निकाल चुके हैं। बाकी बैंकों के बारे में पुलिस पता कर रही है। चंद महीनों में ही इनका गोरख धंधा
फलने फूलने लगा था। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में इनका धंधा चल निकला तो ये देश के अन्य राज्यों में इसी तरह के विज्ञापन छपवाने लगे। क्योंकि ये कोई बड़ी रकम की मांग नहीं करते थे, इसलिए कोई भी इन पर शक नहीं करता था और आसानी से रुपए जमा करा देता था। ठग गया आदमी पुलिस के पास भी नहीं जाता था। इसकी वजह यह होती थी कि ठगी का शिकार हुए व्यक्ति की ज़्यादा रकम नहीं गई होती थी। फिर पुलिस भी इतनी रकम के मामले में कहाँ ध्यान देती है। इसके अलावा उसे शर्म भी लगती थी कि पुलिस के पास जाकर वह क्या कहेगा, इसलिए उन ठगों की कोई शिकायत नहीं कर रहा था और उनका ठगी का धंधा आराम से चल रहा था। लेकिन बुराई का एक ना एक दिन अंत होता ही है। असम के राजनाथ भले ही पुलिस के पास नहीं गए थे, लेकिन अपनी व्यवस्था शाखा प्रबंधक को बताई तो उसने नोएडा के शाखा प्रबंधक को फोन करके समूला और रंजन को पुलिस तक पहुंचा दिया, जहां से इनका खेल का पर्दाफाश हो गया। पूछताछ के बाद थाना कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस ने समूला, अंसारी और रंजन को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक इस ठगी के खेल के मास्टरमाइंड धर्मेंद्र को पुलिस पकड़ नहीं सकी थी। अब सवाल यह उठता था कि दो लोगों के पकड़े जाने से क्या ठगी के इस तरह के चल रहे खेल को बंद हो जाएंगे? कतई नहीं। इस तरह ठगी करने वाले फिर कोई नया तरीका खोज लेंगे और लालची लोगों को अपने जाल में फंसाकर मौज करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।